हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब मज़े में मस्त और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो चलिए, मैं आपका यूट्यूब ट्यूटर अपने यूट्यूब चैनल सुपर पीके क्लासेस पर आप लोगों का पुनः वेलकम करता हूं और इकोनॉमिक्स के फिर से वही टॉप धुआंधार 20 क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के सामने हूं। इससे पहले 9 वीडियो आप लोगों को दे दिया जा चुका है सर। अगर आप तक अभी तक वो वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है सर। आप वहां जाइए और लिंक को टच कीजिए, आप सीधे उन 9 वीडियो के संपर्क में पहुंच जाइएगा। तो चलिए सर, हम लोग देखते हैं कि इस इकोनॉमिक्स के सीरीज में जो 10वां नंबर वीडियो है उसमें सर कौन कौन से मज़ेदार प्रश्न है, जरा उसका दीदार करते हैं हम लोग। तो देखिए सर, पहला प्रश्न क्या है इसमें कि निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है। ऋणात्मक कहे तो सर माइनस में, यानी किसका वैल्यू सर माइनस में आ सकता है। तो चलिए देखिए, पहला औसत उपयोगिता का, नहीं सर इसका तो आ ही नहीं सकता। औसत लागत का, नहीं सर। जब भी औसत किसी चीज़ में आ जाए सर तो वो ऋणात्मक जल्दी होगा ही नहीं, ये दिमाग में रख लीजिएगा। तीसरा सर कुल उपयोगिता, सर ये भी नहीं होगा। एक सर सीमांत उपयोगिता, सर करेक्ट आंसर यही है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे फिगर में सर कि सीमांत जब यहाँ से उठता है और सीधे सर इधर क्रॉस कर जाता है तो इधर तो सर नेगेटिव का क्षेत्र होता है ना, और औसत जिस चीज़ का हो वो सर इधरे गमन करता है। और कुल का तो बातें जुदा है सर, वो इस तरह ऊपर में मिजाज में हवाई फायर करता है सर वो। तो इधर जो नीचे आया सर ये होता है मार्जिनल, ये होता है सर एवरेज, और ये सबसे ऊपर वाला है टोटल होता है सर। तो इसमें जो माइनस की ओर सर पलायन हो गया वो कौन है सर, वो मार्जिनल है, सीमांत है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है सर, सीमांत। अगला है सर, कहता है संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से खाली जगह उपयोगिता प्राप्त करता है। सर ये बात सर ध्यान में दीजिएगा कि संतुलन की अवस्था में, सर संतुलन की अवस्था क्या होता है कि जब उपभोक्ता जो पैसा खर्च कर रहा है, जो भी प्राइस वह सर खर्च कर रहा है, जो मूल्य वह खर्च कर रहा है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी सर इसके बराबर होना चाहिए। तभी सर जाकर के उपभोक्ता क्या होता है, संतुलित होता है कि जितना पैसा ही खर्च कर रहा है सर उतना यूटिलिटी इसको यानी उपयोगिता मिलना चाहिए। तो वही कहता है कि सर संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से, यानी जो भी चीज़ वो खाएगा सर, कि जो भी चीज़ का वो इस्तेमाल करेगा उससे वो क्या चाहेगा कि सर हमें उपयोगिता क्या मिले, शून्य मिले, जीरो। तो सर जीरो कोई चाहेगा, भला हम कोई पैसा खर्च करके किसी वस्तु का उपभोग करेगा और उसे चाहेगा कि वो सर उपयोगिता उसे एकदम जीरो मिले। दूसरा सर न्यूनतम एकदम कम के बराबर मिले, ना के बराबर मिले सर, तो ये भी सही नहीं है सर। तीसरा कम, भला सर कोई अपना खर्च करके कम चाहेगा, नहीं सर। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सर अधिकतम, कि कोई भी उपभोक्ता होता है सर वो जब भी किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उससे वो अधिकतम क्या सर, अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करता है सर। क्या करता है, अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं 3। कहता एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर एक उपभोक्ता की आय खर्च होती है। सर जब भी बजट बंडल के किसी भी बिंदु पर वो जो खर्च करता है सर वो उसके आय की संपूर्ण राशि होती है। क्या होती है सर, संपूर्ण राशि। बोलिए आप लोग भी, क्या हो जाएगी आंसर, संपूर्ण राशि। वो एक बार फिर से सवाल को देख लेते हैं। कहता है सर एक बजट रेखा पर अवस्थित, यानी सर उस पर उपस्थित, उस पर क्या, बजट रेखा पर सर उपस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर उपभोक्ता कितनी राशि खर्च करेगा। तो सर संपूर्ण आय, जब भी उसे किसी चीज़ को खरीदना है तो खरीदने के लिए सर जो भी आय उसकी है कंप्लीट सर इन्वेस्ट करेगा वो, खास करके किस पर सर, बजट रेखा के प्रत्येक बिंदु पर, बजट रेखा के प्रत्येक बिंदु पर। तो अगला सवाल सर हमारे सामने है, परिवर्ती साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। सर परिवर्ती साधन की सापेक्ष, लग रहा है सर ये प्रश्न हम पहले आप लोगों को सर करा चुके हैं। परिवर्ती साधन क्या होता है सर, देखिए कि हम अगर 10 वस्तु का सर क्या चीज़, 10 साधन ले लेते हैं सर, कि 10 साधन का इस्तेमाल करके सर हम 50 वस्तु का उत्पादन किए। सर क्या किए, 50 वस्तु का उत्पादन किए। अगर सर यही साधन एक बढ़ा देंगे तो हो गया सर हमारा 11 साधन। कितना हो गया सर, 11 साधन। तो फाइनल है सर इधर 50 के आगे 55 वस्तु का उत्पादन हो जाएगा। सर कितने वस्तु का उत्पादन हो जाएगा, 55। तो वही कहता है कि सर परिवर्ती साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। देखिए सर इधर जब साधन को हम लोग परिवर्तन किए तो कितना यूनिट, 1 यूनिट परिवर्तन किए सर, तो कुल उत्पादन में कितने का परिवर्तन आया सर, कुल उत्पादन में 5 वस्तु यानी 5 यूनिट का परिवर्तन आया। पहले भी आप लोग सुन चुके होंगे कि सर एक अतिरिक्त, क्या सर, एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल में जो परिवर्तन आता है, कुल में जो परिवर्तन आता है वही सर सीमांत कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा, सीमांत कहलाता है। बोलिए क्या कहलाता है, सीमांत। फट से बता दीजिए आप लोग, सीमांत। तो यानी सर यहाँ एक इकाई का सर, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किए साधन में तो कुल में कितने का परिवर्तन आ गया, 5। और जब सर एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल में जो परिवर्तन आता है उसी को क्या कहते हैं सर, सीमांत कहते हैं। मेरा सर फाइनल आंसर ये हो जाएगा सीमांत उत्पाद। अगला सर सवाल देखते हैं हम लोग, क्या कहता है कि उत्पादक कौन होता है।
सिंपल सी सवाल है सर कि उत्पादक कौन है। सर गौर करेंगे उत्पादक होता कौन है सर, जो वस्तुओं का उत्पादन करता है। जो क्या करता है सर, वस्तुओं यानी जो वस्तु क्या सर, वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है। क्या करता है सर, वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है सर, तो वो क्या कहलाता है सर, उत्पादक कहलाता है। बोलिए उत्पादक कहलाता है कौन, जो वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है। चलिए हम लोग देखते हैं सर ऑप्शन क्या कहता है कि वस्तुओं का क्रय और विक्रय करने वाला व्यक्ति। सर वस्तुओं का क्रय और विक्रय करने वाला सर क्रेता कहलाता है, विक्रय करने वाला सर विक्रेता कहलाता है। तो ये ऑप्शन तो मेरा है नहीं सर। दूसरा बोलता है सर किसी कंपनी का शेयर खरीदने वाला व्यक्ति, सर ये भी नहीं होगा। तीसरा है सर साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति। सर करेक्ट आंसर मिल गया कि सर साधन का इस्तेमाल करके वस्तु और सेवा का निर्माण जो करेगा, यानी सर वस्तु और सेवा उत्पादन जो करेगा वही क्या कहलाएगा सर, उत्पादक कहलाएगा। अगला सवाल देखिए सर क्या कहता है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ, सर उत्पादन की मात्रा में क्या परिवर्तन, क्या सर परिवर्तन के साथ कौन सा लागत सर बदल जाता है, कौन सा लागत बदलता है, यानी किस लागत में परिवर्तन आता है सर, अवसर लागत नहीं सर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। दूसरा सर कुल स्थिर लागत नहीं, ये तो रोज रोज बदलने वाली चीज ही नहीं है सर। तीसरा सर कुल परिवर्तनशील लागत, सर करेक्ट आंसर ये है। अब मान लीजिए सर कि परिवर्तनशील लागत क्या होता है सर, जो हर दिन बदला जाता है सर, जो एकदम अल्प समय में जिसे हम बदल सकते हैं सर, वही मेरा होता है सर परिवर्तनशील लागत, यानी टीवीसी होता है सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब सर सवाल आता है कि इस सवाल को सर विथ एग्जांपल बता दीजिए। मान लीजिए अगर आप 10 टन सर, अभी 10 टन वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, कितना के कर रहे हैं बोलिए, 10 टन वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। आपको मन क्या कर रहा है कि सर हम इस टन को बढ़ा करके 11 टन कर दें सर, इस 10 टन वस्तु को बढ़ा करके कितना कर दें, 11 कर दें। तो क्या आप सर स्थिर साधन को बदल सकते हैं सर, इस 1 टन को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े मशीन, बड़े बड़े बिल्डिंग, अनेकों सर श्रम की व्यवस्था कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो सर क्या कर सकते हैं कि जो कुल परिवर्तनशील लागत है, जो सर हल्का फल्का जिसे बदला जा सकता है कम समय में, उसको सर अगर थोड़ा सा आप सर प्लस कर दें तो ये सर 10 से 11 हो सकता है। अगर सर आप इस 10 को 8 या 9 करना चाहते हैं सर, तो इनमें भी वही इसके विपरीत संबंध है सर कि जो कुल परिवर्तनशील लागत है उसे आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए सर। तो वही कंडीशन है कि सर उत्पादन की मात्रा में अगर हम परिवर्तन करना चाहेंगे, परिवर्तन मतलब सर अधिक भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, तो उसके लिए सर हमारे पास आपातकालीन एक ही ऑप्शन है सर, कुल परिवर्तनशील लागत। सर ये लागतें परिवर्तनशील है, इसे हम फटाफट बदल सकते हैं। कुल स्थिर लागत को सर रोज रोज बदला जाने वाला चीज ये नहीं है। फाइनल आंसर हमारा सर सी है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि उत्पादन से क्या तात्पर्य है, कि सर उत्पादन से क्या तात्पर्य है। सर उत्पादन से हम लोग क्या जानते हैं सर, जिस वस्तु का रूपांतरण हो सर, उस वस्तु का स्थिति बदल जाए। मान लीजिए सर हम लोग जैसे गन्ना से चीनी बना लेते हैं सर, कपड़ा से, कपड़े के पीस से सर, कपड़े के पीस से हम लोग सर क्या बना लेते हैं, शर्ट बना लेते हैं। तो यही सारी चीज सर जिसमें उपयोगिता को बढ़ा दिया जाता है, उसका सर रूप बदल दिया जाता है, वही क्या कहलाता है सर, वही तो उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है सर, उत्पादन। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने है सर, आगत का निर्गत में रूपांतरण। सही बात है सर कि चीजों का रंग रूप हम बदलेंगे सर। दूसरा ऑप्शन भी लग रहा है, देख लीजिए दूसरा ऑप्शन सर क्या बतला रहा है। ये दूसरा ऑप्शन सर क्या कह रहा है कि नई उपयोगिता का सृजन। सही बात है सर कि मान लीजिए हमारे पास कपड़े का सीट है और उसको सर हम शर्ट बनवा देंगे, नई उपयोगिता सर आया कि नहीं, प्रयोग करने का सर तरीका बदल गया, वही हुआ सर नई उपयोगिता, नई यूटिलिटी का उसमें सृजन हुआ। तो पहला भी सर हमारा मैच कर रहा है, दूसरा भी मैच कर रहा है। तीसरा बोल रहा है साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना। यह भी सही बात है कि सर साधनों की मदद से वस्तु एवं सेवा का क्या कर लेंगे सर, निर्माण कर लेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, डी। अगला सवाल देखिए सर क्या कहता है कि एक अधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 से अधिक होती है जब सर क्या होती है, जब सर इसका सीमांत यानी जो मार्जिनल होता है सर वो धनात्मक रहे। जब तक मार्जिनल सर धनात्मक रहेगा, लोच की इकाई सर 1 से अधिक होगी। लोच की इकाई सर क्या होगी, 1 से अधिक। कहता है सर एक अधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 सर, क्योंकि अगर ये बाउंड्री सर जैसे ही मान लीजिए ये हमारा सर सीमांत है, ये बाउंड्री जैसे ही क्रॉस कर जाता है सर, ये वाली बात तो सर इसका 0 का हो गया। इधर जब भी ये आएगा सर ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऋणात्मक। तो सर इसका 1 का वैल्यू अगर रखना है, किसका बोलिए फटाक से, कि 1 अगर वैल्यू रखना है सर तो सबसे पहले सीमांत को ही ऊपर रखना पड़ेगा सर। औसत तो नीचे आता नहीं है, कुल नीचे आता नहीं है। बचाना सर किसको है, सीमांत को, मार्जिनल को। किसको बचाना है सर, मार्जिनल। तो देखिए ऑप्शन क्या कहता है कि सीमांत आय 0 होती है। नहीं सर, अगर 0 हो जाती तो फिर ये 1 होती है क्या। दूसरा सर सीमांत आय धनात्मक होती है सर। परफेक्ट आंसर तो यही है कि सीमांत आय जो है सर उसको क्या होना चाहिए, धनात्मक, यानी सर 0 वाले बिंदु से ऊपर ही होगा, तभी सर मांग की लोच क्या होगा, 1 से अधिक। अगला बोल रहा है सर सीमांत आय और औसत आय के बराबर। सर ये भी गलत बात है। सीमांत आय ऋणात्मक होती है सर, ये भी गलत बात है, क्योंकि ऋणात्मक अगर हो जाता तो सर उसके पास 1 नहीं क्या होता, -1 होता है। क्या होता है सर, -1 होता। अगला सवाल देखिए सर आप लोग, कहता है कि विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है। विभेदीकृत कीमत सर आपकी किस बाजार की विशेषता है सर, ये एकाधिकार बाजार की विशेषता है। किसकी सर,
एकाधिकार बाजार की विशेषता। क्यों सर? इसमें क्या किया जाता है कि सर कीमत को विभेद करने वाला कोई नहीं होता है सर। इसमें कीमत को विभेद करने वाला यानी उसको बदलने वाला, उसको चेंज करने वाला कोई नहीं होता है सर, कोई होता ही नहीं है। तो इस वजह से सर विभेदीकृत यानी विभेदीकरण की सारी प्रक्रियाएं सर किसमें पाई जाती है? बोलिए आप लोग, एकाधिकार में। किसमें? एकाधिकार में। अगला सवाल है सर कि एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? सर ये अधिकतम उत्पादन दर्शाता है। क्या दर्शाता है सर? मैक्सिमम प्रोडक्शन दर्शाता है। याद रखिएगा सर, क्या? मैक्स प्रोडक्शन। चलिए सर मैं कंप्लीट लिख ही दिया कि सर उत्पादन संभावना वक्र जो है सर, बोलिए इसका इंग्लिश, इसको हम लोग सर और किस नाम से जानते हैं? सर उत्पादन संभावना वक्र को ही पीपीसी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और उसी में क्या हो रहा था सर कि बताता है कि एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु, यानी सर आप लोग देखे होंगे कि उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार से होता है। क्या होता है सर? इस प्रकार से। तो वही कह रहा है कि इसका जो प्रत्येक बिंदु है सर वो क्या दर्शाता है? तो याद रखना बाबूरे, ये अधिकतम उत्पादन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अधिकतम उत्पादन को, मैक्सिमम प्रोडक्शन को। तो देखिए सर 10 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि सर आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन। यस सर, दक्ष मतलब होता है सर बढ़िया, अच्छा, कि सर बढ़िया उत्पादन होता है आर्थिक रूप से। तो हाँ सर, ये परफेक्ट आंसर हो गया। दूसरा आर्थिक विकास नहीं सर। तीसरा साधनों का विकास नहीं सर। उपरोक्त सभी नहीं। फाइनल आंसर हमारा यही है सर। क्या है कि आर्थिक रूप से पीपीसी क्या करता है? दक्ष उत्पादन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है सर? दक्ष उत्पादन को। अगला देखिए, कहता है किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है? सर मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये क्या है सर? वस्तु है। ये कहता है इसमें दो कंडीशन है सर, एक तरफ सर लागत है, एक तरफ क्या है सर? लागत, और एक तरफ है वस्तु की कीमत। वस्तु की क्या है सर? कीमत। मान लीजिए किसी सर वस्तु ए का जो लागत पड़ा है इसे तैयार करने में, क्या सर? इसे तैयार करने में जो लागत पड़ा है वो मान लीजिए सर 1000 रुपये है। कितना मान लीजिए सर? 1000 रुपये है। तो सर अब कि इतना तो वस्तु तैयार करने में लग गया, तो आपको क्या लगता है सर विक्रेता जो बेचेगा उसे 1000 रुपये पर ही रख देगा? नहीं सर, उसका कीमत वो रख देगा कितना? 1200। कितना रख देगा सर? 1200। ऐसा क्यों होगा सर? तो ये कंडीशन जब भी आपका आता है ना कि सर लागत कम होता है और कीमत ज़्यादा होता है सर, तो ये कंडीशन आपका एकाधिकारी बाजार का होता है। किसका होता है सर? एकाधिकारी बाजार का। फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा सर ऑप्शन सी, एकाधिकारी। अगला सर देखिए क्या कह रहा है ये, कहता है सर समरूप वस्तु की उपलब्धता किस प्रकार की बाजार में उपलब्ध होता है सर? यानी किस प्रकार की बाजार संरचना है, ये भी ध्यान में रख सकते हैं सर। समरूप वस्तु मतलब एक जैसा वस्तु। तो पहले भी आप लोग सर थ्योरी में पढ़े होंगे या पिछले वीडियो में सर हम डिस्कस कर दिए थे कि एक जैसा वस्तु जो उपलब्ध होता है सर और भारी संख्या में क्रेता विक्रेता होता है वो आपका सर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। क्योंकि सर यहाँ पर आपको वस्तु की रंग रूप उसका क्वालिटी बदल के कुछ मिलने जाने वाला है नहीं, क्योंकि सर आपके साथ हजारों कॉम्पिटिटर खड़ा है सर जो टक्कर देने के लिए तैयार है। क्या है सर? टक्कर देने के लिए तैयार है। या ये भी तो हो सकता है कि सर आप ज्यादा क्वालिटी वाला वस्तु सामान बाजार में उतार दिए तो उस वजह से आपको सर बेनिफिट भी नहीं होगा, रेवेन्यू भी आपका आएगा नहीं। तो हमारा सर फाइनल आंसर क्या होगा? पूर्ण प्रतियोगिता। अगला सवाल देखिए सर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है? सर 2 पॉइंट है, एक तो सर समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा सर नहीं। आप लोग सर एग्जाम हॉल में बड़े ही ध्यान से इस नहीं शब्द से बचिएगा, क्योंकि सर फटाक से बहुत सारा बच्चा फ्लो में सर नहीं पढ़ता नहीं है और सट से पॉजिटिव आंसर लेकर के आगे बढ़ जाता है सर, जो श्योर गलत हो जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या बोल रहा है सर कि किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? सर राष्ट्रीय आय का। समष्टि मतलब होता है सर संपूर्ण, कंप्लीट चीज। क्या होता है सर? कंप्लीट चीज। तो देखते हैं सर कंप्लीट चीजों का अध्ययन कहां होता है? राष्ट्रीय आय सर, नेशनल इनकम। बिल्कुल सर ये हो सकता है, और हमको नहीं पूछा था, नेगेटिव आंसर चाहिए। दूसरा कहता है सर एक फर्म के संतुलन। सही बात है सर, समष्टि के अंतर्गत एक फर्म का अध्ययन नहीं किया जाता है, उसके पास तो सर कंप्लीट पड़ा हुआ है। तीसरा बोलता है सर कुल, इसमें भी कुल आ गया तो ये भी सर भागेगा समष्टि में। संपूर्ण उत्पादन का ये भी भाग जाएगा समष्टि में। यानी सर समष्टि के लिए आपका 3 ऑप्शन यहाँ फॉलो हो रहा है। कौन कौन? ए, सी और डी। एक जो बच गया सर वो किसके लिए है? व्यष्टि के लिए। ये सर किसके लिए है? व्यष्टि के लिए, कि एक भी चीजों का, किसी भी व्यक्तिगत फर्म का या व्यक्तिगत व्यक्ति का सर अध्ययन किसमें किया जाता है? व्यष्टि में। अगला देखिए सवाल क्या कह रहा है सर कि किसी वस्तु की कीमत में 35% की वृद्धि, सर प्राइस में इंक्रीज कितना हुआ सर? 35%। कितना इंक्रीज हुआ सर? 35% करने से उसकी पूर्ति मात्रा में 40% की वृद्धि हो जाती है। और सर सप्लाई में कितना परिवर्तन आया सर? 40% की। सर माइनस प्लस इस सब सवाल में इग्नोर करेंगे, तो इसमें भी सर वृद्धि हुआ, इंक्रीज हो गया। तो कहता है सर पूर्ति की लोच। ये बाबा कितना सवाल है, लो तुम लोग एकदम सड़क से इसको बना करके हमको आंसर भेजो, कितना सर आएगा इसका वैल्यू। कहता है सर पूर्ति की कीमत, आगे हम तब तक बता देते हैं। कहता है सर पूर्ति की कीमत लोच जो है, यानी सर ES बराबर क्या होता है? फटाक से आप लोग बताइए कि सर पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन। पूर्ति में क्या सर? प्रतिशत परिवर्तन बटे प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन। क्या होता है सर? प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन। तो देखिए सर सप्लाई में कितना का परिवर्तन आया है?
40% का बटे प्राइस में कितने का आया है सर 35% का। तो सर परसेंट से परसेंट गया सर, ये कितने बार में 5 से 8 बार में, 5 से 7 बार में। जब 8 से आप 7 को भाग दीजिएगा सर तो फिर भी 1.1 आ रहा है। क्या आ रहा है सर 1.1 आ रहा है। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा सर 1.1। अब सवाल उठ रहा है सर 1.1 जो है वो ईडी से सर, ये ईएस से, यानी ये जो वैल्यू है सर आपका 1.1 ये क्या है सर, यानी ईएस का वैल्यू है और ये ग्रेटर देन 1 है सर, ग्रेटर देन क्या है 1 है। और जब भी सर ईएस बराबर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो आंख मूंद के इसको बोलिएगा सर अधिक लोचदार। क्या बोलिएगा सर, अधिक लोचदार। फटाक से बोलिए, क्या बोलिएगा, अधिक लोचदार बोलिएगा सर। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल कहता है सर कि मुक्त प्रवेश मतलब सर बिना परमिशन का कोई भी आ सकता है और निष्कास सर बिना परमिशन का कोई जा भी सकता है सर। तो कहता है कि स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर, मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव। यानी सर कहता है अनेकों क्रेता आ रहा है जा रहा है, लेकिन सर इस बीच में क्या हुआ कि मांग में वृद्धि हो गया। पहले सर 40 चीज़ों का डिमांड होता था, अब सीधे सर 70 चीज़ों का डिमांड हो रहा है। क्या हो रहा है सर, 70 चीज़ों का डिमांड हो रहा है। तो अब क्या होगा सर, 40 चीज था हमारे पास इजीली अवेलेबल और डिमांड सर बढ़ करके हो गया 70 चीज़ों का। तो हम सर फास्ट मोड में क्या कर सकते हैं सर कि यही 40 वस्तु का पहले मूल्य सर इंक्रीज कर देंगे, यही 40 वस्तु का मूल्य क्या कर देंगे सर इंक्रीज। तो पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि सर साम्य कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। सही बात है सर, साम्य कीमत की सर 40 वस्तु है और 70 की मांग हो रहा है। तो फाइनल है सर इसका कीमत क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। कीमत क्या कर दिया जाएगा सर, बढ़ा दिया जाएगा। और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। मात्रा साहब मान लीजिए कोई सामान बाजार में सर 40 रुपये बिक रहा था और उसी सामान का मूल्य सर 70 रुपये हो गया, तो क्या आदमी सर यूं ही बैठा रहेगा? नहीं सर, हर आदमी, अनेकों आदमी सर बाजार में घुसना शुरू करेगा और नई नई वस्तुओं का शिलान्यास करके सर सटासट भेजना चालू कर देगा। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर है सर वो क्या है, साम्य कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि। अगला सवाल 16 सर हमारे सामने है। देखिए क्या कहता है कि मांग आधिक्य की स्थिति में साम्य कीमत में सर, तो कहता है सर जब मांग आधिक्य हो जाएगा, अधिक मतलब समझ रहे हैं सर अत्यधिक, कि मान लीजिए डिमांड है सर, डिमांड ग्रेटर देन है, डिमांड ग्रेटर देन है। आप मान लीजिए पूर्ति से ही इसका कंपेयर कर दीजिए कि सर आप 50 चीज़ों की पूर्ति कर पा रहे हैं और सर डिमांड है वो 95 चीज़ों का। कितना डिमांड है सर बाजार में, 95 वस्तु का सर डिमांड है और आप पूर्ति कर पा रहे हैं सर 50। तो इस स्थिति में क्या होगा कि सर ये जो साम्य कीमत है जिसे हम लोग संतुलन कीमत कहते हैं ये सर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ये वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि सर पूर्ति कम है और मांग अधिक हो रहा है। तो सर मूल्य तो इंक्रीज होगा ही, क्योंकि आदमी सर हर कोई चाहता है कि मौका का फायदा उठा लें। तो सर देखते हैं पहला ऑप्शन कमी होगी, नहीं दूसरा वृद्धि होगी। हाँ सर, कि जब भी मांग सर एकाएक बढ़ना शुरू हो जाएगा तो जो साम्य कीमत होता है सर वो फट से सर छलांग लगा करके ऊपर बढ़ जाता है। आगे सर देखिए क्या कहता है कि साम्य कीमत निर्धारण किसके द्वारा स्थापित होता है सर, यानी कहता है ये सर साम्य कीमत, इसे सर संतुलन कीमत भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, संतुलन कीमत भी कहते हैं। तो वो कहता है सर निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, मांग के द्वारा सर, पूर्ति के द्वारा सर, ये दोनों के द्वारा किया जाता है। यानी सर हमारा आंसर हो जाएगा दोनों। और ये दोनों नियम का सर अवधारणा जो है मांग और पूर्ति का, ये दिए थे सर आपका कौन, फटाक से बोलिए, मार्शल साहब। कौन दिए थे सर, मार्शल साहब। इसी ने दिया था सर कि संतुलन जो कीमत है सर वो निर्धारित किस जगह पर होता है, जब मांग यानी डिमांड सर, क्या सर, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो। जब मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाएगा सर, उसी स्थिति पर साम्य कीमत यानी संतुलन कीमत का निर्धारण होगा। क्या होगा सर, संतुलन कीमत का निर्धारण होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग सर। कहता है सर एक फर्म या उत्पादन को अपनी समस्त उत्पादित वस्तुओं को बेचने से जो मुद्रा प्राप्त होता है सर, क्या होता है सर, मुद्रा प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं सर। इतना ही सिंपल सी बात, इसको तो सर आगम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर, आगम। बोलिए फटाक से, क्या कहेंगे इसे, आगम बोल दीजिए सर। तो वही हो गया कि सर जितना सारा वो वस्तु उत्पादित किया वो सारा का सारा बेच दिया और उससे जो पैसा सर उसे प्राप्त हुआ वो क्या कहलाता है, आगम सर। अब आगम से सवाल आता है सर लागत तो किसी हालत में नहीं। अब रह गया सर कुल आगम या सीमांत आगम। तो जब सारा चीज सर बेच करके प्राप्त किया तो सारा का मतलब तो सर कुल ही होता है। क्या होता है सर, कुल ही होता है। आप लोग सर कमेंट बॉक्स में हमको टाइप करके बताइएगा कि सर टीआर बराबर, यानी ये जो है सर टीआर टोटल रेवेन्यू बराबर क्या होता है सर, फॉर्मूला फटाक से बता दीजिए। टीआर बराबर क्या होता है, ये सवाल आप लोगों के लिए रहा। इसका एक और होता है सर, मैं बता देता हूँ कि टीआर बराबर होता है सर सिग्मा एम आर। टीआर बराबर क्या होता है, सिग्मा एम आर। एक जो रह गया सर किसके, कुल और प्रति यूनिट के रिस्पेक्ट में, उसका जवाब आप लोग सर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहाँ दीजिएगा सर, कमेंट बॉक्स में। अगला देखिए प्रश्न 19 सर हमारे सामने है। देखिए क्या कह रहे हैं सर कि एक फर्म के लिए 0 इकाई एल सर, 0 इकाई एल यानी सर एल का वैल्यू दे दिया है
जीरो बोलता है कि 10 इकाई के द्वारा, तो सर के का वैल्यू कितना है 10 यूनिट। अब सर वैल्यू पुट कीजिए और कहता है कि अधिकतम संभावित निर्गत निकालिए जब इसका उत्पादन फलन सर क्या हो, तो उत्पादन फलन दिया हुआ है सर Q बराबर 5L, क्या सर 5L इंटू 10 के, तो आराम से वैल्यू बैठाए सर 5 इंटू एल की जगह कितना सर 0 इंटू 10, हाँ इंटू 10 सर 10 इंटू 10। तो सर जब देखिए इसका वैल्यू सर 0 हुआ और 0 से सर जिस किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा सर 0 आएगा, यानी सर शून्य आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन ये, क्या हो जाएगा सर ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए सर, कहता है कि यह आकृति मांग के लोच की किस स्थिति को दर्शाता है, यानी सर यह आकृति मांग की लोच की किस स्थिति को दर्शाता है। सर यहाँ प्रॉब्लम इस चीज़ों को लेकर है कि आकृति तो दिया ही नहीं है सर, तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग सर एक आकृति ले लेते हैं जिस पर सबों को दर्शा देते हैं सर, ये चारों के चारों को दर्शा देते हैं। मान लीजिए सर ये हमारी आकृति है, ये क्या है सर डायग्राम, ये होता है आप लोगों का y अक्ष, ये होता है सर 0 और ये होता है x अक्ष, ये इधर होता है सर आपके मांग की मात्रा, क्या होती है सर इधर मांग की मात्रा, फटाक से बोलिए आप लोग भी मात्रा, इधर सर होती है कीमत, क्या कीमत। ये रहा सर आपका मांग वक्र, क्या रहा सर मांग वक्र। अब इसमें सर ये 5 बिंदु होता है, बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2, बिंदु नंबर 3, ये 4, ये 5। तो आपके सामने जो 5 कंडीशन दिया हुआ है, ये जो ए बिंदु है सर, ए बिंदु यहाँ पर होगा, यानी सर पूर्णतः लोचदार, यहाँ पर क्या होगा सर ए। बी सर कम लोचदार सर आपका इस स्थिति पर होता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका सर बी, क्या हो जाएगा बी। एक होता है सर अधिक लोचदार सी, तो अधिक लोचदार का सर ये कंडीशन है सी, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। एक है सर पूर्णतः बेलोचदार, ये कंडीशन सर ये होता है 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका सर आंसर डी, क्या हो जाएगा सर डी। दिमाग में आता होगा कि सर ये बीच वाली क्या है, तो सर बीच वाली जो होता है ये सम लोचदार होता है, क्या होता है सम लोचदार, फटाक से बता दीजिए क्या होता है सम लोचदार होता है, कौन बीच वाला, कौन सर ये बीच वाले बिंदु। अब सर हम लोग देख लेते हैं कि ये जो कंडीशन है सर, यहाँ आपका जो ईडी बराबर वैल्यू होता है सर वो क्या होता है इन्फिनेटिव होता है। इस जगह पर जो वैल्यू होता है सर ईडी का वो ग्रेटर देन 1 होता है, यहाँ सर ईडी का वैल्यू 1 होता है, यहाँ सर ईडी का वैल्यू लेस देन 1 होता है और यहाँ पर सर ईडी बराबर 0 होता है, क्या होता है सर 0 होता है। तो ये था आप लोगों के लिए आज का टॉप 20 और मज़ेदार प्रश्न। आप लोग कमेंट करके हमें बताइए सर आज का क्लास कैसे लगा। अगर आप लोगों को सर अच्छा लगा तो इस चैनल को सर हेल्प करें और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं सर, सबको बताएं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जो एग्जाम का सीधे सीधे तबाही लेने के लिए तैयार है। सर क्या लेने के लिए तैयार है तबाही। तो चलिए अगली कड़ी सर नेक्स्ट डे, तो कल शेड्यूल है सर इंग्लिश का, तो इंग्लिश का मैं सर द लास्ट लेसन का सेकंड पार्ट लेकर के अगली वीडियो में आ रहा हूं सर। फर्स्ट पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द लास्ट लेसन पार्ट 1 का वीडियो दिया हुआ सर, जिसमें 30 धुआंधार प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाया गया है सर। और उम्मीद रखिए कि सर जब उसका अगला पार्ट आ जाएगा तो आपको द लास्ट लेसन चैप्टर से एक भी प्रश्न के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा सर। तो चलिए थैंक यू, आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए, मिजाज में रहिए सर और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। इतनी जल्दी सर ढील मारना आप लोगों को नहीं है। तो चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं, गुड नाइट।